हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स और आज उस सीक्वेंस में देखेंगे कि किसी एसिड बेस रिएक्शन का, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस में किसी एसिड बेस रिएक्शन का डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करें, उसके लिए क्या जानकारी चाहिए और साथ साथ में इंफॉर्मेशन तो अलग बात है, उस इंफॉर्मेशन का कैसे कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक है कि ये टॉपिक 11 जेओसी का है, 11 क्लास 11 के लिए है। लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन, अगर बोर्ड की बात करें, ज़्यादातर क्वेश्चन 12th एनुअल में मिलते हैं। आपको इसके सवाल आप देखेंगे बराबर, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा 12 तक डिफरेंट, चाहे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब पढ़ें, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़े, सब में इसका एप्लीकेशन इस टॉपिक का आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल जीओसी के लेने से नहीं, आप सोच लीजिएगा, मैंने बता दिया है 12th एनुअल में भी काम आएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करें, साथ साथ में और क्या इंफॉर्मेशन इसमें हम पा सकते हैं। तो पहले कुछ मेन बातें, दैट एसिड बेस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन, स्पॉन्टेनियस का मतलब, अगर आपने थर्मो ना पढ़ा हो तो, अगर जिसने थर्मो पढ़ा है उसको स्पॉन्टेनियस बहुत अच्छे से पता है। दैट एसिड बेस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक का मतलब हमने कई बार करा जीओसी में भाई, वीक का मतलब ही स्टेबल है। तो जिधर स्ट्रॉन्ग से वीक चीजें बने, मतलब रिएक्टिव चीजों से, रिएक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग, रिएक्टिव चीजों से स्टेबल चीजें बने, उधर उस डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। चलिए, अब इसके लिए कुछ हमको टर्म जानने होंगे, फिर हम तुरंत एप्लीकेशन पे आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मैंने एसिडिक कैरेक्टर यहां लिख रखे हैं। सारे कंपाउंड्स तो नहीं है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जिनके एसिडिक कैरेक्टर यहां लिखे गए हैं, उनका के का डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा है। मैं कुछ टर्म बोल दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं यहां बता दूं, यहां हम HCl HBr की बात नहीं कर रहे। HCl HBr HI इन लोगों से बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड हमको मिलने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन की बात करने वाले हैं, उन पे फोकस मेरा रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिल्कुल, लेकिन अब इनका HCl HBr से आप कंपेरिजन नहीं करें तो भी अच्छा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट एसिडिक सल्फोनिक एसिड, फिर है पिक्रिक एसिड, फिर है इसका नाम है स्क्वारिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्क्वारिक एसिड। ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाता है, स्क्वारिक एसिड। ये फिर उसके बाद HF फॉर्मिक एसिड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, RCOOH। अब RCOOH में सारे कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूड हुए। चलिए, मिथाइल, एथाइल, ठीक है, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया इन जनरल। फिर उसके बाद नंबर आता है, कुछ पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। H2CO3, उसके पीछे किसका नंबर है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का, इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, ये कीटोन डाइकीटोन जो है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, मेथेनॉल, वाटर। मेथेनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, फिर है भाई मिथेनॉल के अलावा जो और ROH का मतलब क्या है यहाँ पे, मेथेनॉल के अलावा कोई और एल्कोहल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो पीछे हैं वाटर से। फिर एल्काइंस, इनको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइंस। फिर अमोनिया, H2, एल्कीन और एल्केन। अब चलिए, हमने लिस्ट तो देख लिया। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सर इसको क्या रटना है, सबसे पहला ये नहीं सवाल मन में आना चाहिए कि सर इतना बड़ा लिस्ट रटेंगे कैसे। तो मैं कहूंगा कि ये कोई सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि रटना ही नहीं। अब सुनिए, रटना ही नहीं है, आपको पहले इसका एप्लीकेशन समझना है, इसको बार बार यूज करके इसके क्वेश्चन करने हैं, और अपने आप ये याद हो जाएगा। और आपको लगेगा कि कभी याद करना नहीं था। अगर आपको देख के लग रहा है कि सर इतना बड़ा लिस्ट है, कैसे याद होगा, तब हम सवाल करेंगे, नहीं भाई, ये इशू ही नहीं है, ऐसा सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी। मैं खुद बच्चों से कहता हूँ क्लास में भी कि पहले नकल मारिए, बराबर लिस्ट को रिफर करिए, सवाल करिए पहले। जैसे ही आप एप्लीकेशन पार्ट इसका यूज समझ जाते हैं तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाती है। तो वो सवाल आप छोड़ दीजिए कि रटना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्फोनिक, पिक्रिक, स्क्वारिक, ठीक है, HF। अब ठीक है, ठीक है, चलिए, हमने याद तो कर लिया, हमने देख लिया, तो क्यों, अब इससे का मेन बात है क्यों करेंगे क्या इसका। इतना लिस्ट लिख के एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ऑर्गेनिक मैं कह रहा हूं पूरे 12 तक काम आएगा, ये 12 तक काम आएगा, ये बता दे रहा हूँ, गारंटीड है, ये 12 तक काम आएगा। आप कहेंगे कि सर ये 11th जीओसी में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है ज्यादा सवाल आपको 12 में इसके मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत कई सारी चीजों को समझाने में ये ऑर्डर, कई सारे वेरिएशंस को, रिएक्शंस को समझाने में ये ऑर्डर बहुत काम आएगा। तो अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं।
कि सर ठीक है लिख लिया, करेंगे क्या, मेन इंपॉर्टेंट है करेंगे क्या। चलिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और शुरुआत करेंगे बिल्कुल हम 12th के क्वेश्चन के, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से। मतलब उससे इसलिए मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि अब उससे स्पेसिफिक तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल सबसे बेसिक तो वही है, जेई नीट, ठीक है वो तो करेंगे ही सवाल, वो भी करेंगे, लेकिन सबसे बेसिक जो है तो वही से शुरू करते हैं, सबसे बेसिक। चलिए क्वेश्चन ये है, प्रेडिक्ट, चलिए प्रेडिक्ट वेदर, प्रेडिक्ट वेदर फिनॉल इज, फिनॉल इज, दो तीन क्वेश्चन में आपको मतलब समझ में आएगा, सॉल्यूबल इन NaOH और नॉट। आपको बताना है कि क्या फिनॉल NaOH में डिजॉल्व होता है कि नहीं, या सीधा मतलब यही है कि क्या फिनॉल NaOH से रिएक्शन करता है या नहीं। अब तो ये इस लिस्ट का मतलब ही यही है कि देखो यार, किताब में कुछ रिएक्शन लिखा हो, आप कॉपी पे कुछ लिख दे, मैं बोर्ड पे कुछ लिख दूं, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ सब रिएक्शन सब जायज है। जब तक यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन सब जायज है, कुछ भी लगता नहीं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपके यहाँ लिखने से और एक्चुअल में रिएक्शन होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ लिखने से और किताबों में लिखने से और रिएक्शन होने से जमीन आसमान का फर्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे, कोई भी रिएक्शन लिख दिया। अब आपको कैसे पता है कि भाई, आप कैसे बोल सकते हैं कि रिएक्शन हो जाता होगा कि नहीं हो जाता होगा। इसी के लिए तो थ्योरीज है, यही बताने के लिए तो थ्योरीज है हमारे पास, एसिड बेस थ्योरी और जो भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि फिनॉल क्या NaOH में घुलेगा कि नहीं। हमको तो घोल के तो देखने जाएंगे नहीं, सवाल भाई बोर्ड का करना है। तो अब मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम, पहला हमारा अजम्पशन रहेगा कि मान लेते हो घुल जाता होगा। यही देखना है, पहले हम अजम्पशन लेके लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये अजम्पशन हमारा सही है कि नहीं। लेट अस अज्यूम दैट फिनॉल रिएक्ट विथ, भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब उसे रिएक्शन कर जाए, फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH, चाहे फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH, हमने मान लिया। अब पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, देखा जाएगा। प्लीज अभी अजम्पशन है अभी के लिए, अब सही होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। अगर ऐसा है तो फिनॉल और NaOH का हम रिएक्शन लिखेंगे। फिनॉल हो गया एसिड और NaOH हो गया यहां बेस, एसिड बेस रिएक्शन सब जानते हैं क्या होता है भाई। फिनॉल का निकलेगा H+, एसिड क्या देता है H+, और ये देगा OH-, डबल डिस्प्लेसमेंट, H+ और OH- मिलकर बना लेंगे वाटर, वाटर बनेगा। अब साथ में बनेगा यहां पे फिनॉक्साइड आयन, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बन जाएगा। चलिए अभी पता नहीं है कि रिएक्शन लिखा है वो एक्चुअली होता है कि नहीं, ये हम श्योर नहीं, लिख दिया है, बस लिख दिया है। तो कैसे श्योर हो, तब लिस्ट पे जाएंगे। अब देखिए लिस्ट शुरुआत में क्या बताता है, पहले हमने क्या लिया कि अगर आपने कोई रिएक्शन लिखा है, कैसे समझेंगे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है कि नहीं। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि दो स्ट्रॉन्ग, एक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वीक एसिड वीक बेस बना रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल जायज है, अदरवाइज दिक्कत है, अदरवाइज दिक्कत है। और प्लीज जो हम स्ट्रॉन्ग और वीक बोलेंगे वो बस कंपेरिजन इन चारों में होगा, इन चारों में आपस में होगा, देश दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका ये नहीं कि HFCl से हम कंपेरिजन करें, प्लीज इन चारों स्पीसीज में दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, उनमें बस कंपेरिजन। तो चलिए लिस्ट पे एक बार रिफर करते हैं, याद नहीं करना है, नकल मारना, मैं तो सीधा बोलता हूं नकल मारना भाई। पहले एप्लीकेशन तो समझो, याद हो जाएगा, या शायद जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। देखिए हमारे रिएक्शन में दो चीजें आई हैं जो यहाँ मेंशन है, देखा लिस्ट में मैंने मार्क कर रखे। कुछ लोगों की पोजीशन ध्यान में रखना, फिनॉल और वाटर में, फिनॉल और वाटर में, फिनॉल है कि स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और वाटर में देखो जरा, फिनॉल क्या है कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। आप देखिए तो फिनॉल हो गया स्ट्रॉन्गर एसिड लिस्ट के हिसाब से। देखा स्ट्रॉन्गर वर्ड लिखा है, स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब ये नहीं अब बोल रहे कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन HCl, नहीं, हम बात कर रहे हैं इन लोगों में भाई, इन चारों में। फिनॉल एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और उसके कंपेरिजन में वाटर एक वीकर एसिड है। देखना देखना कंक्लूजन आ गया। अब चूंकि वीकर एसिड है, वीक एसिड एज कंपेरिजन टू फिनॉल, एज कंपेरिजन टू फिनॉल वीक एसिड है। चलिए अब आयनिक में हमने क्या पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है
कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। चूंकि फिनॉल आप बोल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वो फिनॉक्साइड एंड सामने है, वो क्या होगा, वीक बेस होगा, दैट विल बी वीकर बेस। फिनॉल चूंकि यहाँ स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम कर रहा है किसी के रेफरेंस में, तो उसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन विल बी वीकर बेस। फिर से H2O चूंकि यहाँ पे वीकर एसिड का काम कर रहा है, इसलिए उसका कॉन्जुगेट बेस H2 का कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH माइनस। प्लीज इन सब बातों के लिए मैं फिर से बता दूं कि आपको कम से कम एटलीस्ट कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी तो मालूम होनी चाहिए, नहीं तो प्लेलिस्ट अपडेटेड है आयनिक इक्विलिब्रियम, आप चेक कर सकते हो 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और ये चूंकि H2O वीकर एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस हो गया एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। ये हो गया स्ट्रॉन्गर बेस, और थोड़ा सा इसको कम करिए, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस। अब हमारे पास कंक्लूजन बिल्कुल सामने है, अब हमने जो चाहा वो लिख लिया, अब हमको कंक्लूजन मिल चुका है। हमने ये लिखा कि स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस मिलके, देख लीजिए एक बार, स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस मिलके वीक एसिड और वीक बेस बना रहा है, मतलब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फिनॉल इज, ठीक है, एक्चुअली सॉल्युबल इन NaOH। हमारा जमसन सही निकला, हो सकता है गलत भी हो जाता है, देखेंगे, हो सकता है गलत हो जाता। हमने एजम्पशन माना और फिर उसको प्रूव किया कि वो एजम्पशन सही है क्या गलत, आपने थ्योरी के हिसाब से अपने लिस्ट के हिसाब से उसको चेक कर लिया। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग लोग मिलकर वीक चीजें बना रही है, मतलब स्टेबल, भाई स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है रिएक्टिव, वीक मतलब स्टेबल, तो आप यही जान रहे हैं कि स्टेबिलिटी की ओर, ठीक है, डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी की ओर बोलते हैं इसको थर्मो की भाषा में। रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है, अगर आपने सेकेंड लॉ पढ़ा है तो मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि क्योंकि उधर स्टेबल चीजें हैं, वीक चीजें हैं, मतलब उधर फ्री एनर्जी कम है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी की ओर स्पॉन्टेनियस है, कोई स्पेशल बात नहीं कही गई। ये इसलिए लिखा गया है स्ट्रॉन्ग से वीक, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी की ओर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अब चलिए देखते हैं, चलिए इस बार तो मजा आ गया, हमारा जमसन सही निकला, लेकिन क्या हमेशा। अब ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिनॉल NaOH में घुलता है, अब बताइए क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलता है, क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलता है। तो पहला कुछ टेंशन नहीं, हम मान लेंगे, हमको क्या पता है भाई, घोल के थोड़ने देखने जाएंगे। मान लीजिए क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलता है, मान लीजिए घुलता है, ये देखिए H, इसका हम निकालेंगे H, इसका निकालेंगे SCO3 माइनस, इसका H और इसका SCO3 माइनस निकाल देंगे और हम सामने बना देंगे H2CO3, और ये हो गया फिनॉक्साइड आयन। अब चलिए लिस्ट पे आ जाएंगे, फिर से नोट कर, अभी हम श्योर नहीं, अभी हमारा जंक्शन है, देखेंगे ये जंक्शन कहां तक सही है या गलत है। अगर फिनॉल NaCO3 में घुलता होगा, अभी पता नहीं, घुलता होगा, तो इसका मतलब यही है कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है, यही आपको प्रूव करना है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब नहीं घुलता है। चलिए लिस्ट पे फिर से आते हैं, लिस्ट की बात करते हैं। बात है हमारे पास क्या है, फिनॉल और H2CO3 पोजीशंस मार्क है, कुछ लोगों की पोजीशन ध्यान में रखना, ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए याद लो, ये उनको मार्क किया है मैंने, ये उनको मार्क किया है, खासकर सबको नहीं मार्क किया, इतने लोगों का जरूरत ही नहीं है, ये उनको मार्क किया गया है जो आपको 12th में बहुत काम आएगा। कुछ सोच के मैंने मार्क किया, प्लीज देखिए, आप जब 12th का PYQ देखेंगे, बोर्ड्स के PYQ इतने इंपॉर्टेंट है, तो ये कंपाउंड्स बड़े आपके रेफरेंस में आएंगे जिनको यहाँ पर स्पेसिफिक मार्क किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, H2CO3 और फिनॉल में H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, गड़बड़ हो गया, तो H2CO3 और फिनॉल में H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, अब गड़बड़ हो गया, ये है स्ट्रॉन्गर एसिड, मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहा हूं, ये है स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये क्या है उसके कंपेरिजन में, वीकर एसिड। प्लीज यहां स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेरिजन टू फिनॉल, और ये है वीकर एसिड एज कंपेरिजन टू H2CO3। अब तो गड़बड़ हो गया, अब तुमको सर बेस वाला चेक करिए, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो लिख लिया, बेस का भी दिख, मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार आपने उधर स्ट्रॉन्ग इधर वीक लिख दिया मतलब काम खत्म, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है बिल्कुल। अगर उधर से लिखते, अगर ये दोनों रिएक्टेंट होते, सोचो जरा, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस का मतलब, तो क्या लिखेंगे हम, पहली बात कि नॉट फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहली बात। इसका मतलब क्या है कि फिनॉल इज इनसॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट,
नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो किधर स्पॉन्टेनियस है भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सोचो जरा, अगर ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ये दोनों रिएक्टेंट होते और वो प्रोडक्ट होता तो रिएक्शन जायज होता। भी देख लेते हैं उसको भी। फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है क्योंकि हम वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जा रहे हैं, हमको जाना है स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर। ये तो थ्योरी बताती है। तुम कॉन्जुगेट बेस लिखो चाहे लिखो, आ गया है कम। देखो जरा, ये वीक एसिड है, क्यों हमने बेस की बात नहीं की? भाई फिनॉल वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या लिखने की जरूरत है? H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो उसका कॉन्जुगेट बेस SCO3 माइनस कैसा होगा? वीक बेस की तरह करेगा। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग और वीक लिख रहे हैं, इन चारों स्पीसीज का आपस में कंपेरिजन है, बाकी किसी स्पीसीज के बारे में सोचना नहीं है। नहीं तो सोचोगे सर H2CO3 तो आप आयनिक में बता रहे थे बड़ा वीक एसिड होता है, आप उसको लिख रहे स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं भाई, प्लीज, H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेरिजन टू फिनॉल। स्ट्रॉन्गर एसिड वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट, स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। अदरवाइज तो बेकार ही होता है, K1 K2 बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक वालों से तो वीक ही एसिड बेस होते हैं, इसमें क्या सोचना है? हम इन चारों की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब आप बोल सकते हैं कि फिनॉल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में, NaOH में तो घुल जाता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं घुलेगा। अब पूछा जा रहा है, देखते हैं। चलिए, ये एल्काइन की बात करें, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है फॉरवर्ड में? बस हमको इसका डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी उसको प्रिडिक्ट करना है। देखते हैं क्या है हमारे पास। यहां पे है एल्काइन, ये हो गया एल्काइन, और ये है अमोनिया। चेक करिए, ये हो गया अमोनिया। अब एल्काइन और अमोनिया का लिस्ट देखेंगे, आप चेक कर लो। देखिए, एल्काइन ये है और अमोनिया में एल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड, एल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। अब हमारा सवाल आ गया, मतलब ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेरिजन टू अमोनिया। ये हो गया स्ट्रॉन्गर एसिड, अमोनिया हो गया वीकर एसिड। मतलब ऑब्वियस है कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल फिजिबल है, ये बिल्कुल फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, NaNH2 से इसका रिएक्शन कराया हमने, एथेन का, ठीक है। यहां इसका रिएक्शन कराया और आपको मिल गया CH2 माइनस Na प्लस और अमोनिया। बिल्कुल, और अमोनिया। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है? क्या एल्केन एथेन सोडामाइड से रिएक्शन करेगा? चेक करिए, आप देखेंगे, लिस्ट देख लीजिए प्लीज आप, ठीक है। एल्केन्स आर वीकेस्ट एसिड, उनकी सबसे बेकार एसिड होते हैं पूरे उस लिस्ट में, सबसे कमजोर एसिड है बेचारे एल्केन्स। अमोनिया से भी कमजोर, अमोनिया से भी बेकार है वो। अब क्या आप सोच सकते हैं? तो यहां हो गया अमोनिया के स्ट्रॉन्गर एसिड, एल्केन एथेन हो गया वीकर एसिड। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में तो स्पॉन्टेनियस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो जरा सोचो, अगर ऐसे लिखा होता, यही रिएक्शन हम थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन से लिख देते, ऐसे प्लस अमोनिया और NaNH2। अब बताओ क्या ये स्पॉन्टेनियस है? ये रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड में? देखिए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड, एथेन वीकर एसिड, ठीक है। तो क्या अब ये बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है। तो वही बोला जाता है कि इस सीधा दोनों दोनों चीजें एक ही है, फोर्थ और 5 पॉइंट एक ही बात है भाई। आप बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, फोर्थ वाला इसका मतलब बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है भाई, एक ही बात है। ये तो लिखा आपने, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है मतलब बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है वो। कंक्लूजन सामने है। चलिए, एक दो और देख लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल इस रिएक्शन की बात कर ले। क्या पेंटेन 2,4 डाइओन, क्वेश्चन यही है, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना। क्या पेंटेन 2,4 डाइओन NaOH में सॉल्युबल है? क्या पेंटेन 2,4 डाइओन NaOH में सॉल्युबल है? तो ये जब NaOH रिएक्शन करेगा तो यहां से H+ निकाल लेगा,
और ये बन जाएगा H2। अब आप सोच सकते हैं अगर आपने जीओसी ढंग से पढ़ी है तो भाई इसमें देखो जरा, एच भाई NaOH तो ही निकालेगा, ए और क्या करेगा, एच यहां भी है, तुम सोच लो जरा सिंपल, एच यहां भी है, एच इधर भी है 3, बिल्कुल है भाई एच, ऐसा थोड़ी एच, ये 3 3 एच है। तो मैंने यही वाला एच क्यों चुना, अगर आप बात करें मैं यही वाला एच क्यों चुना, इन्हीं में से एक एच को क्यों निकाला, इसी में से एक एच को क्यों निकाला, भाई यहां भी एच था इधर भी एच था। अब जरा अगर आपने जीओसी पढ़ी है तो बीच वाला एच क्यों निकाला, क्योंकि जब बीच वाला एच निकलेगा भाई एसिडिक एच, सबसे एसिडिक एच बीच वाला ही है, जो ग्रीन मार्क किया मैंने सबसे एसिडिक एच है। कैसे, क्योंकि जब ये एच निकलेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ बनेगा, और ये कॉन्जुगेट बेस दोनों साइड से क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, जरा चेक करिए इसको, ये -4 दोनों साइड से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये -4 दोनों साइड से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स वाई वहीं से निकाला है। क्या रिएक्शन तो लिख लिया, अब हमको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये जायज है कि नहीं, देखते हैं क्या ये फॉरवर्ड में अब स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। आप देख लो, ये हो गया पेंटेन 2,4 डाइओन, और ये हो गया वाटर, पेंटेन 2,4 डाइओन वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, मतलब वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख लो बिल्कुल भाई, ये है स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेरिजन टू वाटर, वाटर है उसका कंपेरिजन वीकर एसिड, तो ऑब्वियस है कि ये घुल जाएगा NaOH में, घुल जाएगा, मतलब NaOH से रिएक्शन ये कर लेगा ये भी। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही बातों को, उन्हीं बातों को किस तरह से पूछा जाता है। जो भी हमने पढ़ा स्पॉन्टेनिटी को आप सवाल करिए प्लीज, मैं हमेशा कहता हूं जितने ज्यादा सवाल कर सके हर टॉपिक से उतना इंपॉर्टेंट है। केवल पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, केवल टॉपिक देखने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर देखने से। आप जब वो वही सारी चीजें भाई क्या है यहाँ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ठीक है कुछ करा देंगे, लेकिन क्या वो सफिशियंट होगा, मैं खुद बोलता हूं कि बिल्कुल नहीं। ये झूठ बात है कि 5 10 क्वेश्चन देख के आप बोल सकते हैं कि सब निकल जाएगा, ये गलत बात है। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आप अलग अलग तरीके से बुक, एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक आपको जरूर लगानी है, ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक आती है, उनमें से कोई बुक लगाइए अलॉन्ग विथ NCERT, तो आप सही रहेगा, तो वो आपके लिए सही रहेगा, तब आप क्वेश्चन के वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, अभी क्या है जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ मेरे मेमोरी बेस्ड है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दे, कुछ रहती कि वो सारे टाइप्स इंक्लूड हो कि हाँ इस टॉपिक में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा पर्पज है। लेकिन उसके अलावा भी आपको करना है, उसके अलावा भी आपको करना है। देखिए देखिए जरा, अब पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, चलिए चलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखते, शॉर्ट में टाइम पास नहीं कर, के इक्विलिब्रियम, अब बताना है इसको, पहला ऑप्शन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नॉट प्रेडिक्टेबल होगा। बहुत सिंपल, वहीं सब बातों को दूसरा तरीके से, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नॉट प्रेडिक्टेबल होगा। देखते, अब जरा देखो इस रिएक्शन में हमने क्या लिखा, एसिटिक एसिड, और उधर क्या है वाटर। चलिए देखते हैं, लिस्ट देखिए लिस्ट देखिए लिस्ट देखिए, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH लिखा है, R मतलब मिथाइल एथाइल प्रोपाइल बेंजाइल, लगाते रहिए भाई, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से तो आगे है, बहुत आगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब अब हम कंक्लूजन आ गए हमारा, ये है स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, मतलब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो हुआ दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, का मतलब क्या हुआ, इसका एकदम कांस्टेंट भाई ग्रेटर देन 1 होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन 1 होगा। बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होता तो लेस देन 1 आता, कुछ स्पेशल नहीं है, पूछने का बस तरीका था। उसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है। और देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट, ये एक क्वेश्चन ठीक है जो मेंस में शायद आया था, एक कंपाउंड है, यहां लगा है कार्बोक्सिलिक, यहां लगा है
फिनॉल का डेरिवेटिव और इसका रिएक्शन कराना है 2 मोल एन, बस NaNH2 के 2 मोल से कराना है। इंपॉर्टेंट है, ये बेस है NaNH2, लेकिन इसके मोल हमारे पास लिमिटेड है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके मोल हमारे पास 2 ही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर से वही क्वेश्चन है, ऑब्वियस है कि जो सबसे, जब बेस लिमिटेड है तो भाई सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बेस से पहले रिएक्शन करेगा। अब लिस्ट देखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पहले रिएक्शन करेगा बेस से। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ऑब्वियस कार्बोक्सिलिक भाई, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक सबसे पहले लिस्ट देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से तो आगे है, कोई भी सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक से तो आगे ही है। कार्बोक्सिलिक और फिनॉल में क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल ही जो थोड़ा सा आगे है, 2,4,6 पिक्रिक एसिड। अदरवाइज यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आप देखें फिनॉल से आगे। एल्काइन सबसे पीछे, लिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक रिएक्शन कर लेगा सबसे पहले, रिएक्शन करने के बाद इसका H निकल जाएगा, Na प्लस लग गया। अब बचा कितना मोल? 1 मोल NaNH2 कंज्यूम हो गया, अब बचा एक और मोल। अब अगला मोल किसका नंबर है? इन दोनों में से किसी फिनॉल का, इन दोनों में से भाई। कार्बोक्सिलिक के बाद आप लिस्ट देखिए, नंबर फिनॉल का ही है। किस फिनॉल का? जो ज्यादा एसिडिक हो। अब देखेंगे भाई, एक फिनॉल तो यहां भी, फिनॉल वहां भी, अंतर क्या है? एक में लगा है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट, NO2 का होता है माइनस आई इफेक्ट। और हम जानते हैं माइनस आई माइनस आर विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, दे इंक्रीज एसिडिक करेक्टर। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक करेक्टर बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियस है यार, यहां तो नहीं, ये वाला OH ज्यादा एसिडिक है चूंकि, तो अगला नंबर इस OH का है, इसका H निकलेगा। अगला नंबर इस OH का है, इसका H निकलेगा। और ओवरऑल 2 मोल अमोनिया भी बनेगा। अरे 2 जगह रिएक्शन हुआ है, 2 मोल अमोनिया। और NaNH2 होता, और NaNH2 अगर होता तो फिर इसका नंबर, फिर लास्ट में उसका नंबर आता। एक और एप्लीकेशन इसका देखते हैं, अरेंज फॉलोइंग। एक और बड़ा अच्छा एप्लीकेशन, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर है एसिटिक एसिड, फिर है फिनॉल, यहां फिनॉल पे लगा दिया OCH3, फिर यहां पे OCH3, और फिर है चलिए C2H5OH। अब जरा देखिए, वैसे एसिडिक वाले बेसिक वाले क्वेश्चन किए हैं पहले, लेकिन जरा देखो इसको क्या स्पेशल है, क्या ऐसे सिचुएशन में हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए गए। अब तक हमने क्या किया? एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ये सब करने के लिए, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ये सब चेक करने के लिए, वो माइनस एम इफेक्ट भाई, ड्राइंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, माइनस एम माइनस आई, ये सब ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। लेकिन ये सब बात आप तब करेंगे, माइनस एम माइनस आई जो भी चेक करते हो आप तब करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप एक हो, जब 3-4 कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां देखो सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, तब कुछ फिनॉल वाले हैं, और सबसे बेकार है C2H5। अब क्या लिखवाया गया? आज की लिस्ट हमारे काम आएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग इन सब में कौन है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे था? सल्फोनिक। कोई भी सल्फोनिक एसिड, कोई भी सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक से तो आगे होगा, कोई भी सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक से आगे होगा। फिर हमने देखा कि यूजुअली ये इस कार्बोक्सिलिक जो है, ठीक है, फिनॉल से तो यूजुअली आगे ही, हाँ कुछ फिनॉल आगे है। कौन सा? पिक्रिक और 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो पहले 1, फिर आएगा 2, फिर किसका नंबर? अब जरा देख सकते हैं सबसे बेकार, आप देखेंगे जरा लिस्ट में, लिस्ट देखते हैं एक बार फिर से, लिस्ट देखिए। देखो ये देखो, एल्कोहल जो होते हैं मेथनॉल को छोड़ के, मेथनॉल को छोड़ के बाकी एल्कोहल मतलब एथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो वाटर से भी बेकार है।
वाटर से भी बेकार है। फिनॉल की तो बात छोड़ दी, फिनॉल तो बहुत आगे उनसे। चेक करिए जरा, वाटर से भी पीछे है एथेनॉल, प्रोपेनॉल एसिडिक कैरेक्टर में। इसका मतलब हमारे पास ये चीज क्लियर है कि सबसे पीछे जो आएगा, सबसे पीछे जो आएगा दैट विल बी एथेनॉल, दैट विल बी एथेनॉल। देखो जरा, पहले हम क्या कर रहे हैं भाई, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को पहले सेट करिए, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करिए एसिडिक ऑर्डर में। जब आप सेम फंक्शनल ग्रुप पे पहुंच जाएं, तब उसमें -M -R जो भी लगाना है लगाते रहिए। अब हम आ गए हैं, अब हमारे पास जो चीजें बची है, अब हमारे पास जो चीजें बची है वो सब में फिनॉल, उस सब में फिनॉल ग्रुप है। ये मैं कह रहा था, अगर फिनॉल सब में आप फंक्शनल ग्रुप श्योर कर लीजिए सेम है, देन वी विल टॉक अबाउट -M -R -I जो भी बोल रहे। अब यहां करिए, लेकिन अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो फिर तो हमको ये ऑर्डर जो आज लिखा है वो रिफर करना होगा। अब इसमें OCH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, +R -I, +R -I। अब +R मतलब बेकार भाई, डोनेटिंग ग्रुप वो भी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू डोनेटिंग ग्रुप, वो तो और खराब कर देगा। इसका मतलब 6 के बाद 5, इसके बाद 3 और 4 में कौन ज्यादा अच्छा, ठीक है OCH3 यहाँ पे -I, अच्छी बात है भाई, भाई विड्रॉइंग है, ठीक है, इंडक्टिव भी थोड़ा कमजोर इफेक्ट है, लेकिन फिनॉल से तो अच्छा ही होगा। फिर देखिए जरा, इसमें मिक्स फंक्शनल ग्रुप जैसे दिए गए थे, तो जब भी मिक्स फंक्शनल ग्रुप आएगा तो आपको इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, या इस सीक्वेंस को थोड़ा देख के फिर सॉल्व करना है। नोट कर लो, समझो क्या किया गया है। कब -I -M -R ये सब जो करते रहना भाई, लेकिन अब सल्फोनिक देखो, फिनॉल में कुछ भी लगा दीजिए, अभी देखा फिनॉल में नाइट्रो 3 3 लगे थे भाई, ऑब्वियस है नाइट्रो ग्रुप लगेगा फिनॉल में तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन फिर भी पिक्रिक एसिड जो है सल्फोनिक से कम है। पिक्रिक एसिड में 3 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ऑब्वियस है NO2 भाई -R -I इफेक्ट होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना ही बढ़ाना था उसको, लेकिन फिर भी सल्फोनिक से तो कम ही है। इसलिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उसमें फिनॉल ग्रुप है उसमें सल्फोनिक ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो पहले ऑर्डर, उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएंगे देन वी विल कंसीडर वो विड्रॉइंग डोनेटिंग इफेक्ट्स। अब चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अभी आप कर लेंगे बिल्कुल। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्ग देखो, इसमें फिर से वही क्वेश्चन है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं, मेथनॉल जो है वाटर से आगे, ठीक है, वाटर के पीछे बाकी अल्कोहल थे, वाटर के पीछे ROH लिखा था, ROH का मतलब है एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब, ये उनके पीछे कर दीजिए, और एल्काइन सबसे पीछे। यहां देखो, कभी ऐसा भी क्या इसमें मैंने -M -R ये सब इफेक्ट सोचा, अरे नहीं भाई, जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग कंपाउंड है, तो पहले नॉर्मल ऑर्डर देखिए। तब अगर सब में OH ग्रुप ही होता, सब में OH ग्रुप ही होता, तब हम सोचते +I -I, बिल्कुल करते तब। अब देखिए, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एक मैं करूंगा एक आप समझिए, बस हमको यही यूज करना है, यहाँ पे वही क्वेश्चन वही है। आयनिक इक्विलिब्रियम, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, ये तो हम बराबर GOC में यूज करते आ रहे हैं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, उतना ही वीक होता है, बस बस बस। तब चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक मैं करूंगा एक आप करूंगा। सबका हम बनाएंगे कॉन्जुगेट एसिड, सबका हम बनाएंगे क्या, कॉन्जुगेट एसिड। सबका बनाएंगे क्या, कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड में कंपेरिजन करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें, इन चारों में स्ट्रॉन्ग एसिड HF, HF के बाद नंबर आएगा किसका, H2O, H2O के बाद अमोनिया, और सबसे बेकार है मेथेन, एल्केन सबसे बेकार एसिड है। ये किसका ऑर्डर है,
ये किसका ऑर्डर लिखा आपने? एसिडिक कैरेक्टर का। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। पूछा नहीं गया, पूछा गया है बेसिक कैरेक्टर का, इनके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर। तो ऑब्वियस है, फिर से वही, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HF है, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। सबसे बेकार बेस है माइनस, फिर है OH माइनस, फिर है स्ट्रॉन्ग बेस में NH2 माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है बेसिस कैरेक्टर कॉर्ड। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। अब एक कंबाइंड क्वेश्चन, प्रिडिक्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट में कितने खुले? अब जरा देखो, शुरुआत में हमने जब क्वेश्चन किया था, एक बार आते हैं, क्या हमको चेक करना है ऐसे केस में? ये नहीं है ये। शुरुआत में जब किया था चेक कि क्या फिनॉल NaSCO3 में सॉल्युबल है, क्या फिनॉल NaSCO3 में सॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल निकला। क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है H2CO3 से वीक एसिड है। फिनॉल जो है H2CO3 से क्या है? वीक एसिड है। इसलिए फिनॉल जो है NaSCO3 में क्या है? इनसॉल्युबल है। इस बात का ये मतलब है कि जो कंपाउंड्स H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो कंपाउंड्स H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, दे ऑल विल बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। जो कंपाउंड H2CO3 से आगे होंगे एसिडिक कैरेक्टर में, वो सारे के सारे NaSCO3 में सॉल्युबल होंगे। बस इतना ही चेक करना। अब देखिए, आप देख सकते हैं लिस्ट में फिनॉल, आप चेक करते रहिएगा, फिनॉल पीछे, फिनॉल लिस्ट में H2CO, हमको क्या देखना है, क्या चेक करना है इसमें कि जो H2CO3 से पीछे है, या जो बेसिकली जो H2CO3 से एसिडिक कैरेक्टर में आगे है, जो H2CO3 में जिसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा है, दैट विल बी सॉल्युबल इन NaSCO3। फिनॉल पीछे नहीं सॉल्युबल, ये पीछे, ये एल्कीन पीछे, एथेन पीछे, अमोनिया पीछे, ये सब सॉल्युबल नहीं होंगे। अब ये है स्क्वायरिक एसिड, आप देखिए लिस्ट में, स्क्वायरिक एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, घुल जाएगा। 2,4 पिक्रिक डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड बिल्कुल आगे है, घुल जाएगा। एसिटिक एसिड आगे, सल्फोनिक एसिड भी आगे, ठीक है। ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल चेक करते रहिएगा आगे लिस्ट में। ये पीछे है, नहीं घुलेगा। स्पेशल है ये, इसको ध्यान देना, ये घुल जाता है। पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बड़ा स्पेशल है, तो मैं इसको मार्क करूंगा, ये सॉल्युबल है। और थोड़ा इनॉर्मलस आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मैंने ही लिखा है कि H2CO3 से पीछे है ये। इसका एसिडिक, इसका के वैल्यू जो है H2CO3 से कम है, इसका के वैल्यू H2CO3 से कम है, फिर भी ये NaSCO3 में सॉल्युबल है। अब ये क्या बात हुई? अभी तक तो बोल रहे थे जिनका के वैल्यू, दोज कंपाउंड विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3 विल बी सॉल्युबल इन NaSCO3। ठीक है, आपने लिस्ट बताई। अब ये तो पीछे आपने ही लिस्ट लिखा, तो यार लिस्ट को बदलिए। नहीं नहीं नहीं, क्या लिस्ट गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। ये H2CO3 से वीक एसिड है पैरानाइट्रोफिनॉल, स्टिल स्टिल इट इज सॉल्युबल इन NaSCO3। देखते हैं क्यों, क्यों सॉल्युबल है? सिंस के वैल्यू ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल एंड H2CO3 आर क्लोज। बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। H2CO3 का ऑलमोस्ट 6.3 के आसपास है, डेटा जो बताता है, आप चेक कर सकते हो, और पैरानाइट्रोफिनॉल का 7 के आसपास है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। हेंस हेंस रिएक्शन बिटवीन देम, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल।
एंड पहली बात डेटा बताता है कि इनका के वैल्यू क्लोज, चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। बिटवीन देम इज रिवर्सिबल एंड रिमूवल ऑफ CO2 drives the equilibrium in forward direction. Removal of CO2 drives the equilibrium in forward direction. ये देख, समझते बिल्कुल, बाकी सब एक्यूरेट था, कोई दिक्कत नहीं है। एनॉमलस तो ये हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये रिएक्शन पैरानाइट्रोफिनॉल, हालांकि पैरानाइट्रोफिनॉल थोड़ा सा कम एसिडिक है H2CO3 से, फिर भी ये रिएक्शन हो जाता है। इसका HCO3 और H प्लस क्या बनेगा? H2CO3, और ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस इन बोथ डायरेक्शन, और H2CO3 से क्या बनेगा? भाई H2CO3 को हमने लिख दिया H2O प्लस CO2, H2CO3 जो बनेगा उसको लिख दिया H2O प्लस CO2 का रिमूवल। ली चेटेलर प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? अगर प्रोडक्ट को हटा दे जाए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में ड्राइव हो जाएगा। प्रोडक्ट को हटाते जाए तो इक्विलिब्रियम विल बी ड्रिवन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो ये तो बात आपने अच्छी बोली कि CO2 हटता जा रहा है तो थोड़ा प्रोडक्ट हमको मतलब घुलता जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल इसमें घुलता जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होता जाएगा। जस्टिफाई ये करना है कि रिवर्सिबिलिटी की बात क्या कर रहे हैं, ये क्यों रिवर्सिबल है। जरा देखो, हमने क्या पढ़ा कि रिएक्शन उधर होता है, थर्मोडायनेमिक्स की बात है पूरी। भाई रिवर्सिबल जब भी टर्म आए, सब टर्म थर्मोडायनेमिक के टर्म है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? द रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस इन बोथ डायरेक्शन। और क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस इन बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई रिएक्शन नॉर्मली किधर होता है? जिधर डेल्टा जी डिक्रीज करे, और डेल्टा जी नॉट मान लेते क्या होता है? -RT/ln/K। ये हमने पढ़ा थर्मो में, -RT/ln/K। अब हम दो रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक है फिनॉल से, जरा देखना ध्यान से, फिनॉल से फिनॉक्साइड बनने का डेल्टा G1 नॉट, एक ये रिएक्शन, जरा देखना बहुत ध्यान से, डेल्टा G1 नॉट। अगर हम क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल का पता है तो डेल्टा G1 नॉट ये सोच सकते हैं। फिर दूसरा रिएक्शन है ये H2CO3 से क्या बनना? HCO3 माइनस का, H2CO3 से HCO3 माइनस का भी मान लेते हैं डेल्टा G2 नॉट, ये K1 लिख देते हैं इसको, और डेल्टा G2 नॉट को लिखते हैं। दो रिएक्शन की बात कर रहा हूं, फिनॉल से उसका कॉन्जुगेट बेस बनने का K1, और वहां से डेल्टा G1 नॉट। फिर H2CO3 से SCO3 माइनस बनने का Ka2, और डेल्टा G2 नॉट वहां से आ जाएगा -RT/ln/Ka2, Ka2। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट बराबर है। यूजुअली रिएक्शन उधर होता है स्पॉन्टेनियस, इधर फ्री एनर्जी कम हो, लेकिन यहां पे लगभग दोनों बराबर। अरे आपने बोला ना Ka1 Ka2 लगभग बराबर है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। Ka1 Ka2 जब बराबर होगा लगभग, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और फिर वहां पे वो हम थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन ली चेटेलर प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि अगर रिमूवल ऑफ CO2 कोई गैस प्रोडक्ट हटा दें तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में ड्राइव हो जाएगा, वो ड्राइविंग फोर्स है। रिवर्सिबिलिटी कहां से प्रूव किया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए अलग अलग, मैंने तो यहां एक जगह दिखा दिया है। जरा देखिए, हम बात कर रहे हैं भाई ये रिएक्शन, जरा देखो ये ओवरऑल रिएक्शन किसी दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, मैं उसी की बात कर रहा था। दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रिएक्शन। एक है फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन का बनना, चलिए H+ का निकलना, जो होगा जाएगा देखिए। इसका हमने बात किया डेल्टा G1 नॉट, दैट विल बी -RT/ln/K1। फिर एक रिएक्शन है H2CO3 से SCO3 माइनस और H+ का बनना, और इसका हो गया डेल्टा G2 नॉट। अगर आप इसमें से ये माइनस कर देंगे, रिएक्शन 1 में से 2 माइनस कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा, थर्ड वाला चेक कर लेना। उससे मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज लगभग बराबर है, और
इसलिए नेट रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल। नेट रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल। देखो ध्यान से, दोनों साइड का फ्री एनर्जी चेंज अगर बराबर है तो दोनों नेट रिएक्शन रिवर्सिबल है, और फिर वहां प्रोडक्ट लीच प्रिंसिपल काम आएगा। याद रखिएगा एक चीज कि जो CO2 में कार्बन जो अपीयर हो रहा है, ये कहां से आ रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन में काम आता है। CO2 में जो भी कार्बन आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयन। CO2 में जो भी कार्बन अपीयर हो रहा है वो कहां से आ रहा है? बाइकार्बोनेट आयन से। इस टॉपिक को समझिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल को थोड़ा समझिएगा, एनॉमलस था, नोट कर लीजिए इसको। बाकी चीजें तो कॉमन थी, बाकी तो सारे घुल रहे थे जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्पेशल केस है पैरानाइट्रोफिनॉल। स्पेशल केस कौन सा है? पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो आई होप कि अब एसिड बेस रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी सवाल। इसके अलावा भी अगर डाउट रह जाता है किसी सवाल में एसिड बेस रिएक्शन पे, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूर बता दिया जाएगा। साथ में GOC के लेक्चर पसंद आए तो GOC के बाकी लेक्चर भी देखिए। कोशिश मैंने बहुत मेहनत करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सेग्रीगेट किए जाए जो आपको आपकी फर्दर आपके हेल्प करे, आप जो क्वेश्चन लगाए तब। ये मैं हमेशा करूँगा। तो जरूर देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे तो लाइक करिए ताकि और मोटिवेशन मिलता रहे, और चीज़ों को मैं अपडेट करता रहूँ, अच्छे अच्छे चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा। थैंक यू।